अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम इशरून नाजिश है और आज हम परवरिश के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक पेरेंटिंग सेशन लेकर आए हैं जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ताबून के साथ पेश किया जा रहा है। हमारे पास पेरेंटिंग नीड्स की बहुत सारी क्वेरीज आई थी एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल आवर परवरिश मेंबर्स एंड नॉन परवरिश मेंबर्स ऑल्सो कि यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज हम ग्रेजुअली सारी पेरेंटिंग नीड्स को एड्रेस करते जाएंगे। सो आपने जो है परेशान नहीं होना इफ़ यू फील कि आज के दिन मेरी क्वेरी आंसर नहीं की गई थी। इट विल बी आंसर्ड इन आवर फर्दर सेशंस। So now I will introduce our panelists and we will get on with it. So we first have Dr. Luman Sheikh, who is chairperson of Department of Obstetrics and Gynecology. Assalamu alaikum, Dr. Luman. Thank you for joining us. Shukriya or welcome everyone. We have Dr. Shalina Bhimani, who is working as an assistant professor, research and lead for parenting education program. Thank you for joining us, Dr. Shalina. Thank you so much, and thank you everybody for initiating this. And we have Ms. Samira Lakhani, nurse manager, service line 5, women's health. And Walaikum Assalam. Thank you so much for joining us. And with this, we commence our parenting session. So, हमारे पास काफ़ी queries जो आई हैं, we'll start with them. All right, मेरा पहला सवाल जो है डॉक्टर लुमान से है। डॉक्टर लुमान, मुझे ये बताएं, what is parenting and why is it so important for us to know? जी, मेरे ख्याल में बात शुरू ही यहाँ से होती है। पेरेंटिंग जो है वो मेरे नज़दीक एक काबिलियत है, डेफिनेटली वालिदैन की काबिलियत कहें, जो बहुत ज़रूरी है बच्चों की नशोनुमा के लिए। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि ये शुरू पैदाइश के बाद नहीं होती, ये उस वक्त से होनी चाहिए जब एक औरत हामला होती है। और ये ज़िम्मेदारी, ये सलाहियत माँ और बाप जो बनने वाले होते हैं उनकी, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उस बच्चे की नशोनुमा के लिए दोनों की सलाहियत ये होती है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये भी मेरे ख्याल में तो एक इंतहाई अहम सवाल है। हम सब इसको बहुत आसान लेते हैं या समझते हैं कि जी वालिदैन है, ठीक है, बच्चा पल बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में और तहकीक के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि कुछ ख़ास सलाहियतें होती हैं जिन्हें हम पेरेंटिंग कहते हैं, जिनकी वजह से बच्चा मुस्तकबिल का एक बहुत पुरएतमाद और बाशऊर शहरी और इंसान बन सकता है, और उसके हमेशा पॉजिटिव असरात होते हैं उसकी शख्सियत पर। तो डेफिनेटली हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक पुरएतमाद और अच्छी शख्सियत का मालिक बने। तो मेरे ख्याल में इसलिए पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपने अगले सवाल पर आ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर लुमान, एक बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। आई एम श्योर जो आपका ये एस्पेक्ट था कि ये शुरू होता है हामला माँ से, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि हम अक्सर इस बात को अपने जहन में नहीं रख रहे होते। हम समझते हैं कि बच्चा दुनिया में आएगा और तब हमारी पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट होती है, एंड अ लॉट ऑफ अस स्ट्रगल विद इट। ऑल राइट, so I will be muting all of you who are not speaking at the moment, right? So our next question is with Dr. Shalina. Dr. Shalina, मुझे ये बताएं, what is responsive parenting? इसके components क्या हैं? Thank you, इशरून। सबसे पहले बहुत समझना ज़रूरी है कि जब हम वो टर्म यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग, सो बाय रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग पहला वर्ड जो हमारे जहन में आता है रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग जो होती है वो होती है, पहला उसका कंपोनेंट होता है बच्चों की नीड से अवेयर होना। इसे चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंटिंग कहा जाता है, यानी कि हम बच्चे को सेंटर में रख के अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, या अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को जो है वो इन एक्शन ला रहे होते हैं। तो जब बच्चा सेंटर में होता है तो सबसे पहला इसका कंपोनेंट होता है बच्चे की नीड को समझना, यानी कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की ज़रूरतें क्या है, बच्चा उस वक्त किस एनवायरनमेंट में रह रहा है,
जब ये सारी नीड असेसमेंट हो जाती है तो फिर सेकेंड स्टेज इसका आता है, वो आता है प्लानिंग फॉर एक्शन। यानी ऐसे अपने प्लान्स बनाना, अपने पेरेंटिंग को इस तरह से डिफाइन करना जो कि बच्चे की एज, इंटरेस्ट और नीड से अलाइंड हो, यानी कि उनसे मिलती जुलती हो, बच्चों की नीड हम एड्रेस कर सकें, ऐसा अपना पेरेंटिंग स्टाइल को मोल्ड करना। तीसरा इसका कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट है लव एंड केयर अफेक्शन का। सो यानी जो भी पेरेंटिंग एक्शंस हम कर रहे हैं उसके अंदर हम बच्चे से मोहब्बत, बच्चे की केयर, बच्चे की प्रोटेक्शन को अपनी सबसे टॉप प्रायोरिटी रखें। जब इन तीन चीज़ों को हम बहुत माइंडफुली कर रहे होते हैं, यानी बहुत प्लान करके, बहुत चैनलाइज करके कर रहे होते हैं, तो इस पूरे टर्म को वो डिफाइन करती है और वो कहते हैं हम उसको रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग। यानी बच्चे को जहन में रखते हुए, बच्चे को सेंटर में रखते हुए हम हमारे पेरेंटिंग स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से, जिसमें हम अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को तरजीह देते हैं और बच्चे की नीड्स को उस हिसाब से अलाइन करने की कोशिश करते हैं। मगर रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग इज ऑल अबाउट कीपिंग द चाइल्ड इन द सेंटर ऑफ पेरेंटिंग एक्शंस। थैंक यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारा अगला जो सवाल है वो मैम समीरा से है। क्या रोल है, ओके डॉक्टर शलीना चली गई हैं शायद, क्या रोल है हॉस्पिटल्स का पेरेंटिंग प्रमोट करने में? किस तरह से इनकरेज करते हैं उस चीज़, पेरेंट्स को किस तरह से कोई हॉस्पिटल्स या उनका सेटअप जो है वो उनको सपोर्ट करता है? हम बिकॉज इट्स समथिंग वेरी अनहर्ड ऑफ, ये हमें सुनाई नहीं देता, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ एटलीस्ट कॉमन नहीं है। बट आप मुझे बताइए ये कितना प्रैक्टिस किया जा रहा है और क्या ये वाकई मुस्बत भी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अस्पताल में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है, जो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल करना चाहते हैं कि उन्हें लाने के बाद जो प्रॉब्लम्स, जो कंसर्न्स उन्हें शेयर होंगी या जो वो फेस करेंगे, उसको वो किस फोरम में, किस जगह जाकर वो एड्रेस करें। ये बहुत ज़रूरी है। एक पीडियाट्रिशियन आपको आपके बच्चे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी डिजीज से रिलेटेड, वो बात तो आपसे बिल्कुल बेशक खुल के कर सकता है, लेकिन पेरेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उस बच्चे के लिए वो एक इंडिविजुअल नीड्स होती है, और उस इंडिविजुअल नीड्स को हाईलाइट करने के लिए वुमेन्स हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एरिया ने ये प्लान किया कि हमें एक पेरेंटिंग क्लिनिक को प्लान आउट करना चाहिए, जहाँ पे हम उन बच्चों के तमाम कंसर्न्स जो एक पेरेंट फील करते हैं, जिनको एड्रेस होना चाहिए, उसके हवाले से अब रिसेंटली अस्पताल में, आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इसकी इनॉग्रेशन हुई, जिसमें डॉक्टर शलीना भिमानी, डॉक्टर लोमान शेख ने इसको बहुत हाईलाइट किया। उनके कंसर्न्स, जितने भी पेरेंट्स उनके पास आते थे जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते थे, कि बाद में हमें ये अगर प्रॉब्लम हो तो वो हम कहाँ जाके और किससे बात करें जहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। तो दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव क्लिनिक व्हिच इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ऑल राइट, अब मेरा ये सवाल तीनों पैनलिस्ट से है, सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट, कैन यू गाइस, अच्छा I'm going to unmute and there's some issue with unmuting. All right, okay. जब हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल के जो सेटअप्स होते हैं वो अब पेरेंटिंग नीड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हाउ डू वी एनकरेज द नोशन कि जब पेरेंटिंग की बात आती है तो वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, इट फॉल्स ऑन द फादर एंड द मदर, एंड हाउ एनकरेजिंग इज दिस सपोर्ट सिस्टम एट अ हॉस्पिटल? और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि फादर्स कितने वेलकम किए जाते हैं या उन्हें कितनी इस बात को तरजीह दी जाती है कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? क्योंकि कहीं भी कभी पेरेंटिंग की बात होती है, ज़्यादातर माएँ वहाँ पे हाजिर होती हैं, चाहे वो कोई स्कूल में सेशन हो, चाहे वो कोई इवेंट हो। आप इस चीज़ को कैसे इनकरेज करेंगे, इस डायलॉग को कैसे करेंगे? पहले मैं एक जवाब उस हिसाब से दे देती हूँ कि अस्पताल के एनवायरनमेंट में, शलीना उसके बाद फिर आप टेक ओवर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि कम से कम मेरा ताल्लुक अस्पताल से बहुत सालों से है, और खान
अस्पताल में जितने भी आती हैं प्रेग्नेंट औरतें, शौहर आए साथ में और उनसे बात की जाए। ऐसा नहीं है कि कोई, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि फैमिली बहुत जॉइंट होती है, जो एक नेमत है एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए, लेकिन डेफिनेटली शौहर का रोल या जब वो बाप बनने वाला था उसके बहुत से सवालात होते हैं। एज अ क्लिनिशियन मैंने बहुत नोट किया है कि हस्बैंड्स बहुत पूछना चाहते हैं और वो अगर हम उन्हें एनकरेज ना करें तो वो नहीं पूछते, इसलिए हम वाइफ्स को कहते हैं कि प्लीज अपने हस्बैंड्स को लेके आएं। दूसरा, लेबर रूम में भी जब वो आती हैं तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हस्बैंड अटेंड करें साथ में डिलीवरी को और लेबर को, ताकि दोनों का एक बॉन्ड बंधे। वो एक ऐसा वक्त होता है जिसमें कि डेफिनेटली दोनों को साथ होना चाहिए। आसान लफ्जों में मैं कहती हूँ दोनों 50% शेयर होल्डर होते हैं उसके, और ये दोनों का ही जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी वो उसी वक्त समझ सकते हैं जब दोनों माँ बाप के तौर पे इस एक्सपीरियंस को शेयर करें, और इसको हम हर लेवल पे एनकरेज करते हैं। मेरे ख्याल में शलीना आगे कमेंट कर सकती हैं स्टाइल के हवाले से पेरेंटिंग के। प्लीज। थैंक यू डॉक्टर लमान। जैसे डॉक्टर लमान ने कहा कि ये 50-50% शेयर होता है, और देखिए पेरेंटिंग कभी भी, इसीलिए हम इसे पेरेंटिंग कहते हैं, मदरहुड नहीं कहते हैं। सो फादर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसे फादरहुड कहते हैं, मदर की उसकी मदरहुड कहते हैं जी। लेकिन जब हम पेरेंटिंग कहते हैं तो हम पेरेंटिंग कहते हैं, उसे मदरहुड नहीं कहते हैं। सो ये टर्म इटसेल्फ दोनों के लिए बनी है, चाहे वो माँ हो या चाहे वो बाप। जहाँ तक ताल्लुक है हमारी अपनी प्रैक्टिसेस का, तो हम इसको एंटीनेटल स्टेज से ही बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। यहाँ का प्रोग्राम इतना अच्छी तरीके से प्लान किया गया है कि चौथे सेशन में हम ज़रूर चाहते हैं कि फादर्स जो हैं, फादर्स टू बी जो हैं, वो पार्टिसिपेट करें अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ, टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से उनका क्या रोल है। सिमिलरली डिलीवरी के लेवल पे अब जो हमारे पेरेंटिंग प्रोग्राम्स भी हैं, उसमें हमने काफ़ी नोट किया है अभी फादर्स की पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट को, और हम यही इनकरेज करते हैं। क्योंकि आपने बहुत पहले ट्रेडिशनल आपने देखा होगा कि अक्सर जब स्कूल में मीटिंग्स भी होती थी तो वो कहते थे अपनी मम्मीज को ले आइएगा, या मम्मीज ज्यादा अटेंड करती थी। अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि फादर को भी आना है। सो जितना शेयर मदर का है बच्चे की डेवलपमेंट में, उतना ही शेयर फादर का भी है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर ये आप फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, ये बच्चा है, ये स्कूल है और ये पेरेंट्स है, और वो दोनों के थ्रू इसको हम लिफ्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह आप जब माँ बाप देखें तो ये माँ है और ये बाप है और ये फैमिली है, सबको मिल के बच्चों को लिफ्ट करना है। किसी के भी एक के लिफ्ट करने से वो पैन का बैलेंस नहीं रहेगा। सो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे इसी पे सेंटर्ड करते हैं, और मैं वंस अगेन ये कहना चाहूंगी, द वर्ड पेरेंटिंग हैज नो जेंडर। सो इसको हम पेरेंटिंग को कभी भी जेंडराइज नहीं कर सकते कि ये माँ के लिए है या ये बाप के लिए है, ये दोनों के मैंने लिए है। सवाल इसलिए रेज किया था क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि ज्यादातर माएँ परेशान भी हो रही होती हैं, एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि फादर्स एक्टिवली रोल प्ले नहीं करते, बट आई रियलाइज्ड कि फादर्स के रोल को इतना ऑन द होल इनकरेज नहीं किया जाता। थोड़ा सा टैबू बना दिया जाता है, जिससे फादर्स भी ओपनली इस चीज को एक्सप्रेस करने में डिस्करेज फील करते हैं, एंड व्हिच आई थिंक इज वेरी अनफेयर। अच्छा, अब हमारा सवाल जो है वो पेरेंट्स के लिए है। डॉक्टर लुमान, ये आपसे किया जा रहा है कि टीन पेरेंटिंग स्किल्स, अब टीन्स और बच्चे भी, आजकल बच्चे और उसके बाद हम टीन्स को एड्रेस करेंगे, ये दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा मूडी हो गए, हम कैसे इस चीज को टैकल करें, क्या रीजंस हो सकते हैं, एंड विद द ऑनसेट ऑफ कोविड और जिस तरह से अब हालात हैं कि हम इतना आइसोलेट हो गए, हमारा मिलना जुलना कम हो गया है, देयर सो मेनी फैक्टर्स, आप क्या हमें गाइड करना चाहेंगी उसके ऊपर प्लीज? देखिए, एज अ फिजिशियन तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चा बहुत अपनी, जब उसकी डिफरेंट एजेस से गुजर रहा होता है, जब तक वो एक एडल्ट बनता है, तो उसका जो चाइल्डहुड है वो न्यूबॉर्न से स्टार्ट होके फिर इन्फेंट, उसके बाद टॉडलर, फिर वो प्यूबर्टी की तरफ एंटर होता है। तो इस दौरान में मेडिकली जिस्म में बहुत उसकी नशोनुमा की जो चेंजेस होती हैं, ये तब्दीलियां होती हैं, ये कुदरती निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से, जो लड़के और लड़कियों सब में होता है। एक तो ये चीज है जो कि नेचुरल है,
जिसकी वजह से हम बहुत सारे वालिदैन, लेकिन ये बात कोई पिक नहीं कर सकता, या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, या कोई ऐसी आप हार्मोनल टेस्ट नहीं कर सकते या तशखीस नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा किस तरह बिहेव करेगा। ये तो एक वो चीज़ है जो कि पैदाइशी है और नेचुरल है, और डेफिनेटली इसके ऊपर फिर शलीना और थोड़ा सा एज के हिसाब से लोग है जो मैं देख रही हूँ वक्त के साथ अब बिल्कुल 360 डिग्री चेंज पूरी दुनिया में हुआ है, माहौल चेंज हुआ है, सोशल मीडिया, आज के बच्चे बहुत ज़हीन हैं और बहुत क्लेवर हैं माशाल्लाह से, और उनके पास बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं। अब निज़ाम अलग हो गया है, पहले मेजॉरिटी जॉइंट फैमिली थी, अब वर्किंग फैमिली, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, एक ये बड़ा फैक्टर है। फिर साथ साथ कोविड ने आकर पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है। कोविड अब हमारा नॉर्म बन गया है। कोविड में जहाँ यकीनन सब डरे हैं, वहाँ एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि बच्चे जब घर में रहे तो माँ बाप के साथ तो उनका मिलना जुलना और ये चीज़ें हुई, लेकिन जो बहरहाल ये एक फैक्टर ज़रूर है जिसने मेरे ख्याल में मेंटली और जहनी तौर पे भी बच्चों को भी यकीनन मुतासिर किया होगा, क्योंकि चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। कोविड का इतना जिक्र हुआ, कोविड ऐसा है, कोविड वो है, कोविड से प्रोटेक्ट होना है, तो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें और जो दुनिया में चेंजेस आए हैं वो तमाम फैक्टर्स हैं जो किसी भी बच्चे को जहनी तौर पे ज़रूर उन पे भी असर करते हैं, ये सिर्फ बड़ों पे असर नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से अगेन उसको समझने की ज़रूरत है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करें, जिसके लिए ये हमारी डॉक्टर शैलीना भामानी जैसे काबिल लोग जो जिन्होंने इसमें आगे काम किया हुआ है वो हमारी मदद कर सकते हैं। शैलीना आप ऐड करना चाहेंगी? शैलीना म्यूट पे। डॉक्टर शलीना प्लीज थैंक यू कंटिन्यू डॉक्टर दिस, और प्लीज आप लमान। टीन्स को जरूर इसमें इंक्लूड करिएगा कि क्योंकि ये टीन्स का बहुत ज्यादा हमारे पास इशू आया कि बच्चे तो हो ही रहे हैं, हम टीन्स को किस तरह से इसमें डील करें। जैसे कि डॉक्टर लमान ने कहा कि ये इस वक्त हम सबको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ और इमोशनल इश्यूज जो हैं वो एट राइज हुए हैं, क्योंकि आप ये देखें कि जो स्पेशली टीन्स बच्चे होते हैं या जो अपनी प्यूबर्टी में एंटर हो रहे होते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं, उनकी इमोशनल नीड्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं। वो बच्चे चूँकि रोल और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन और डेवलपमेंट पे इतने ज़्यादा मसरूफ होते हैं कि वो अपने पीयर्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और घर वालों से वो थोड़े से पीरियड के लिए काफ़ी डिटैच्ड होते हैं। सो पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वो पीरियड ऑफ लाइफ है जहाँ पर वो फैसिलिटेशन से निकलकर फ्रेंडशिप पे आने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप बच्चे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, बच्चे से जब बात करते हैं, अपनी अथॉरिटी को थोड़ा सा बच्चे के लेवल पे लाकर अलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे आपसे काफ़ी ओपन होते हैं अपनी नीड्स, अपनी साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स की डिमांड करने के लिए। सेकंड ये चीज़ है कि ये वो टाइम पीरियड है जो कि डॉक्टर लमान ने सही बताया कि पीरियड प्यूबर्टी में हम एंटर हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, बच्चा अपनी फिजियोलॉजिकल आउटलुक जिसे हम कहते हैं उसे एक्सेप्ट करने की जर्नी में होते हैं, उनकी एक सोशल इमेज बन रही होती है बाहर सोसाइटी में, वो अपने करियर को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं। सो ऐसे बहुत फैक्टर्स हैं जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसमें दो चीज़ें पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखने की एक ज़रूरत है। वन, follow the rule of friendship. From facilitation, you have to become their friends. Second is, if you think कि आपको आपके बच्चे को कहीं लेके जाने की ज़रूरत है या आपके बच्चे को किसी से बात करने की ज़रूरत है या आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, क्योंकि बच्चे को इस स्टेज पे अकेले छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। बच्चे की उस नीड को, उस इमोशनल आउटबर्स्ट को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई थिंक ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प करेंगी कि इस टीन एज के बच्चों में जो है वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत अच्छे पेरेंटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास एक्सेस है ऐसे रिसोर्सेज का, तो अपने आप की अवेयरनेस लाएं कि 21st सेंचुरी स्किल्स होती है, 21st सेंचुरी पेरेंटिंग क्या होती है। सो ये तीन चीज़ों से आई थिंक अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है दिस टाइम ऑफ द लाइफ। ऑल राइट, डॉक्टर शलीना, ये सवाल आपसे है कि एज वाइज पेरेंटिंग नीड्स क्या होती हैं, आप इलैबोरेट कर सकती हैं इस पर प्लीज?
ये बहुत अच्छा सवाल है। एज वाइज पेरेंटिंग नीड्स, पहले हम समझते थे कि बस बच्चे हो गए तो वो पल भी जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, मगर अब बच्चे डिफरेंट हैं, और जितने डिफरेंट बच्चे हैं पेरेंट्स उससे भी कहीं ज्यादा डिफरेंट हो गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स काफी वर्किंग हैं, उनकी अपनी सोशल चीजें काफी हो गई हैं। ऐसे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बच्चों की एज वाइज डेवलपमेंट होती क्या है, और किस तरह से हमारी पेरेंटिंग को उनसे अलाइन होना जरूरी है। जब न्यू बॉर्न से लेके इन्फेंसी स्टेज होता है, जिसमें बच्चे बिल्कुल पैदाइश से लेके कोई 1-2 साल तक के होते हैं, तो उनकी नीड होती है ट्रस्ट, और इसमें पेरेंटिंग स्टाइल होना चाहिए लव एंड अफेक्शन का। जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी नीड होती है ऑटोनॉमी, यानी वो हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं। ऐसे में पेरेंटिंग स्टाइल होनी चाहिए ऑपरेशनल, यानी आप बच्चे के साथ बैठकर उनको चीजें उसके साथ फेमिलियर करवाएं, उनके साथ खेलें, जितना खेल सकते हैं खेलें। थर्ड होती है बच्चों की, जिसमें वो इनिशिएटिव लेना सीखते हैं। तो इसमें आपकी पेरेंटिंग स्टाइल होती है कि आप बच्चे को फैसिलिटेट करें, यानी बच्चे को थोड़ा सा फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड चीजें ला कर दें, उनसे वैसे स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन करें, उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करें। चौथी बच्चे की सबसे इंटरेस्टिंग सी वो होती है जो कि प्यूबर्टी है, जिसे हम कहते हैं इंटीमेसी स्टेज। इसमें बहुत जरूरी होता है बच्चे को फ्रीडम देना और बच्चे से बात करना, उससे दोस्ती करना। दोस्त जब तक आप इस एज में बच्चों के नहीं बन सकेंगे, आप उनको कभी भी डील नहीं कर सकते। आपको पेरेंट हेड उतार कर दोस्ती की हेड उस वक्त पहननी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका ओरिएंटेशन होने लगता है इंडिपेंडेंस टुवर्ड्स मेच्योरिटी। फिर आपका रोल दोबारा से आ जाता है। ऐसे में पेरेंटिंग स्टाइल होती है टू सिट, वॉच, सपोर्ट wherever they need it. The only thing you need to inculcate now is critical thinking and decision making, ताकि बच्चे आपके लाइफ स्किल्स जो है इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करें और 21st सेंचुरी के लिए, बड़े होने के लिए, एडल्टहुड में आने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये बच्चों की डेवलपमेंट के हिसाब से इन पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझना बहुत जरूरी है। और पेरेंटिंग एक ऐसी वाहिद चीज है जिसको हर मिनट चेंज होना होता है। ये हाईली सिचुएशनल है। मैं इस चीज को एज अ प्रोफेशनल कभी नहीं मानती कि ऑथोरेटिव पेरेंट होता है, पेसिमिस्टिक पेरेंट होती है, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है। कोई चीज नहीं होती। पेरेंटिंग बहुत सिचुएशनल होती है। एक मिनट आप बच्चे को हक कर रहे होंगे, दूसरे मिनट आप बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे होंगे। सो इट्स वेरी सिचुएशनल। So as a parent, be flexible. That is the only thing you can do. Be adaptive and always maintain your love and care. Thank you. हमारे पास जब आप बात कर रही थी डॉक्टर शलीना, एक तो इतना अच्छा आपने इस वक्त एक्सप्लेन किया है, हाईली इंफॉर्मेटिव। एक सवाल हमारे पास ये आया कि प्यूबर्टी की एज में फ्रेंडशिप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप में से कौन इस क्वेरी को केटर करना चाहेगा? प्लीज गो अहेड। आई थिंक डॉक्टर लमान अगर स्टार्ट करें तो हम साथ साथ डॉक्टर लमान को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज डॉक्टर लमान की काफ़ी अच्छी इस पे अंडरस्टैंडिंग है। उनके पास काफ़ी टीनेज के लोग भी हमारे पास होते हैं। कर सकती हूँ कि हमारे पास तो जो ख़वातीन हैं वो बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट के पास बच्चियों के मसाइल के साथ आती हैं। ज़्यादातर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आमतौर पे बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स इसमें हैं, तो जैसे लड़कियां हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई है तो वो अगर इरेगुलर है तो एकदम परेशान हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे पास ज़्यादातर ये आता है फिजिशियंस के पास। जो मूड स्विंग्स वगैरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास लोग नहीं लाते हैं। आमतौर पे वो हमें जब अप्रोच करते हैं, या तो बच्ची का वजन बहुत बढ़ना शुरू हो गया, स्पेशली लड़कियों के मामले में माएँ बड़ी कॉन्शियस होती हैं, या इवन मैंने वालिदों को भी देखा है, वालिदैन में से मेल जो वो है, मेरे कोलीग्स के फादर, मेरे कोलीग फादर्स जो हैं, दे अप्रोच इन अलग से कि भाई ये मसला हो रहा है, बच्ची के साथ परेशान है। तो इस तरह की चीज़ें, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास ज़्यादातर बच्चियों के मसाइल आते हैं। मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो होते हैं ये कोई बीमारियां नहीं होती हैं, ये समझने की बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो एज ग्रुप होता है ये हार्मोनल और ट्रांजिएंट होता है और ये गुजर जाता है। कोई बहुत कम ऐसे होंगे जो वाकई कोई जिनको मेडिकल नीड होगी,
ये बेसिकली वो उनका, अगर हम वालिदैन ये समझ लें कि ये वो दौर है कि जिसमें उनकी जहनी और जिस्मानी तब्दीलियां आ रही हैं, और वो ना बच्चों में और ना बड़ों में है, सच्ची बात है, बीच में है इस वक्त, और वो उस तरफ को जा रहे हैं जहाँ उन्होंने इंडिपेंडेंट होना है, मैच्योर होना है, और ये तमाम चीज़ें आएंगी, तो वो वालिदैन उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे डॉक्टर शलीना की एक बात बहुत अच्छी लगी जो वो बता रही थी कि ये वो दौर है जहाँ पे उन्हें दोस्त की तरह से, ताकि वो फ्रैंक होके माँ बाप से बात कर सकें और खुल के डिस्कस कर सकें तमाम बातों को, ताकि उन्हें किसी और दोस्त का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि माँ बाप से अच्छे कोई दोस्त मेरे ख्याल में हो नहीं सकते हैं किसी के, होते हैं लेकिन ये वाली चीज़ों के लिए, क्योंकि इस तरह से माँ बाप को भी अंदाज़ा होता है और ये बेस्ट इंटरेक्शन होता है माँ बाप का बच्चों के साथ। अब शलीना आप आगे अपने हिसाब से एज अ एजुकेशन बता सकती हैं तो थोड़ा सा और बता दें। जी डॉक्टर रमान, सो आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ, अब अब आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है जी। सो इसमें 2 टिप्स बहुत अच्छे से पेरेंट्स को हम दे सकते हैं कि पहली चीज़, दोस्ती बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है दोस्ती के असूल को सामने लाना और पेरेंटिंग के असूलों को थोड़ा सा पीछे करना। पेरेंटिंग के असूल क्या होते हैं? बच्चे पे नज़र रखना, बच्चे की हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना। तो ये 2 असूल को हमें थोड़ा सा सेकेंडरी बनाना होता है। और दोस्ती के असूल क्या होते हैं कि हर चीज़ को सुनना विदाउट बीइंग जजमेंटल। सो हमें जजमेंट को पीछे रखना होता है और अपनी ये सुनने की सलाहियत, एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं काफी ज्यादा जो है हम एनकरेज करते हैं। एम आई ऑडिबल? आई एम सॉरी, ये कनेक्शन का कोई इशू लग रहा है। yes you are now. ओके, सेकंड टिप इसमें ये होती है कि ये वैसा टाइम है कि जब आई थिंक फादर एंड मदर का रोल बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो आपको ये देखना होता है कि बच्चा किससे ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। वो जिससे ज्यादा कनेक्ट है उससे वो फ्रेंडशिप का रोल लेकर आगे चलना होता है, बहुत ही नॉन जजमेंटल वे में। सो अगर बेटा जो है वो बाप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो वो दोस्ती के फ्रेमवर्क में आ जाए और माँ थोड़ा सा अपना जो एक रोल ले लें उसकी सुपरविजन का। अगर बेटी और बाप का बहुत अच्छा रिलेशन है तो वो फ्रेंडशिप में आ जाएं और माँ थोड़ा सा सुपरविजन का रोल ले लें। सो कोई एक जो है वो प्योर फ्रेंडशिप के रोल में चले जाए और एक जो है वो फैसिलिटेशन के मोड में रहे। सो अगर ये 2 टिप्स पेरेंट्स फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे से बच्चों के दोस्त बन सकते हैं। दोस्ती के उसूलों को फॉलो करें, तो जब आप दोस्ती के उसूलों को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली उनके दोस्त बन सकते हैं। ऑल राइट डॉक्टर शलीना, थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आपने, डॉक्टर लुमान ने। अच्छा, मैं मिस समीरा को अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड देयर समथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा, ये अगला सवाल जो है ये मिस समीरा से है हमारा, वो ये है कि सर्दियाँ आ रही हैं और कैसे हम बच्चों की केयर करें, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया था हमसे। ओके, आजकल कोविड ने इस बात को बहुत अच्छे से एड्रेस किया हुआ है। वो इस तरह के विंटर के सीज़न में हाथ हैंड वॉश बाकायदगी से बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाते हैं। स्कूल के अंदर भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जा रही है। 20 सेकेंड्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को 3 इयर्स की एज में दिया जा रहा है कि उन्हें 20 सेकेंड्स तक अपने हैंड वॉश करने हैं। स्कूल्स के अंदर एंट्रेंस के अंदर भी सैनिटाइज़र है, उसका इस्तेमाल है, मास्क का यूजेज है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने करना है। वार्म क्लोथ्स डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, जिससे आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप को बहुत अच्छा हाइड्रेट रखें, जितना प्लेंटी ऑफ वाटर आप लेंगे, क्योंकि विंटर के सीज़न में पानी पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बच्चे पानी नहीं पीते विंटर में। उन्हें पसंद नहीं आता कि आप जूस दे दें, वो जूस पी लेंगे, लेकिन अपने आप को किसी तरह से भी, किसी फॉर्म में आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। इस मौसम में आप एस्मा के पेशेंट्स हैं, एस्मा है, ब्रोंकोलाइटिस है, नमोनिया है, बहुत कॉमन हो जाता है विंटर के सीज़न में।
तो अपने आप को कवर रखना, जो बच्चों के डॉक्टर्स उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें नेबुलाइजर लेना है या स्टीम से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो स्टीम इनहेलर ले लें, अपने आप को नेबुलाइज करें। और डस्ट इज़ वन ऑफ द सोर्स जो बहुत ही कॉमन होती है विंटर के अंदर, और आपके बच्चों में जो चीज़ ट्रिगर करती है, फॉर एग्जांपल किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, सो आप अपने बच्चों में वो एलर्जी के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें जो उसे ट्रिगर करती है, उसके सिम्टम्स को। परफ्यूम है या फिर फ्लावर्स हैं, डस्ट है, कोई फूड ऐसा है जिससे वो बच्चे एलर्जिक हैं। सो इन चीज़ों से आप अपने बच्चों को वेल उनके सिम्टम्स को वॉच आउट करें, लुक आउट करें। लेकिन प्लीज़ जो भी आप ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं अपने बच्चों पे, उसको अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। कोई भी चीज़ आप, बहुत ही कॉमनली हम कहते हैं कि कैलपॉल दे दी या कोई हमने थोड़ा सा हमने स्टीम दे दिया, पर अगर आपको लगता है कि आप में बच्चों में वो चीज़ें परसिस्टेंट हैं, तो फिजिशियंस को ज़रूर अप्रोच करें। जितना जल्दी आप अप्रोच करेंगे उतनी जल्दी उनकी रिकवरी होगी, और जितना आपका डिले रिस्पॉन्स होगा, बच्चा उतना ही लेथार्जिक होता जाएगा, उतना ही डाउन होता जाएगा, उसकी एनर्जी उतनी ही लो होती जाएगी, और फिर आप आ जाते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक, जो कि हमेशा फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं, 3rd जनरेशन, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही डेंजर भी होता है, बच्चों के लिए नुकसानदेह भी होता है। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। We've lost Dr. Luman. तो डॉक्टर शलीना आप ये बता दें कि हाउ टू कंसल्ट, क्योंकि एक जो सवाल था डॉक्टर लुमान के लिए था और वो इस वक्त अब है नहीं, तो एक तो बिकॉज अब टाइम कम है, वी आर एट द एंड ऑफ अ सेशन, और जो बाकी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जो हमने रखी भी थी सामने, वो अनफेयर रहेगा कि हम जो है उनको अभी टाइम की कमी की वजह से स्क्वीज इन करना चाहें। वी वुड वांट कि उनके ऊपर तरीके से और डिटेल में बात हो। सो अब हम आखिरी सवाल डॉक्टर शलीना से ले लेते हैं कि डॉक्टर शलीना, हाउ टू कंसल्ट, आप जरा बता दें। एंड अच्छा, नाउ डॉक्टर शलीना, डॉक्टर लुमान इज हियर विद अस, ये बता दीजिए। इट्स ऑल राइट। एंड देन आखिर में आप सबसे एक एडवाइस जरूर ली जाएगी, प्लीज। थैंक यू इशरून। आई थिंक मैं चाहूँगी डॉक्टर लुमान थोड़ा सा हमारी पेरेंटिंग एजुकेशन इनिशिएटिव के बारे में बता दें, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कंसल्ट कैसे करते हैं। डॉक्टर लुमान। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, समीरा ने शुरू कर भी दिया था। शलीना आप टेक ओवर कर लें, मेरा कुछ इशू हो रहा है यहाँ कनेक्शन का, आप दोबारा से करना पड़ेगा। इशरून, हमने यही काफ़ी चीज़ें देखा कि आपके जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि पेरेंट को बहुत राइट एडवाइस और बहुत राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म देते हैं, जो कि पेरेंट्स आके सोशल मीडिया पर अपने इश्यूज बता रहे होते हैं। इन्हीं इश्यूज को हमने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ एविडेंस बेस्ड होती है। इसका मतलब ये है एविडेंस बेस्ड का कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी रीडिंग्स करके, काफ़ी डेटा को देखकर हम अपनी सर्विसेज को अलाइन करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने जो है पेरेंटिंग एजुकेशन और पेरेंटिंग रेडीनेस एजुकेशन प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत सारी क्वेरीज है, मगर वो राइट प्रोफेशनल्स के पास कंसल्ट नहीं कर पाते, उनका एक्सेस नहीं हो पाता। एंड आई एम श्योर इशरून, आप इस फील्ड में भी हैं तो आपको पता होगा कि कितने क्वैक्स आ गए हैं। मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, मगर बहुत सारे लोग आ गए, सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट नो कौन सी सर्टिफिकेट्स वाले प्रैक्टिशनर्स। सो हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को कि उन्हें एक ऑथेंटिक विंडो के ज़रिए ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जिसमें हम उन्हें पेरेंटिंग सॉल्यूशंस के बारे में गाइडेंस दें। सो हमने हमारी सर्विसेज का ये आगाज़ किया। ये हमारा इनिशिएटिव है जिसे हम कहते हैं प्रेप, पेरेंटिंग रेडीनेस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके हमारे सेवरल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम काफ़ी वर्कशॉप्स डिज़ाइन करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, और अभी रिसेंटली हमने पेरेंटिंग एजुकेशन क्लिनिक्स का आगाज़ किया है। ये वो क्लिनिक्स हैं कि जिसमें हम पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे होते हैं विदाउट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट्स। तो यानी आपके पास कोई बिहेवियरल इश्यूज है, आपके पास कोई सिंपल सवाल भी जैसे है कि मुझे कौन सी स्कूल चूज करनी चाहिए, या मुझे एक अच्छी स्कूल में कौन से कॉम्पोनेंट्स देखने चाहिए, सो हम उसके लिए भी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारी कंसल्टेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, जिससे हम पेरेंटिंग रेडीनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, एंड इट गोज अप टिल एज 8।
सो हम अर्ली चाइल्डहुड पेरेंटिंग एजुकेशन क्लिनिक जो है वो रन कर रहे होते हैं। फॉर्मली हमारी क्लिनिक्स होती है फ्राइडे को 2 to 4। एनीबडी जिसे हमसे चाहिए हो हमारे एक्सपर्ट ओपिनियंस या इस तरह के कोई भी सॉल्यूशंस, बहुत प्रैक्टिकल लो कॉस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, तो वो हमें 111911911 पे कनेक्ट कर सकते हैं। और वो किसी से भी कह सकते हैं कि हमें अर्ली चाइल्डहुड या हमें पेरेंटिंग क्लिनिक का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री टेकिंग नहीं होती, किसी तरह के हम एंथ्रोपोमेट्री चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, हाइट वेट कोई किस्म की स्क्रीनिंग नहीं होती। आपको सिंपल हमारे पास आना होता है एक बूथ में और हम आपकी कंसल्टेशन कर रहे होते हैं। ये कंसल्टेशन हमारी दोनों तरीके से जो है वो पेरेंट्स के लिए एक्सेसिबल है। टेली क्लिनिक्स के थ्रू भी हम कर रहे होते हैं, जिसमें पेरेंट्स चाहें तो वो जूम लिंक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हमारी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और सेकंड हमारी इन पर्सन भी हो रही होगी ये क्लिनिक। So anybody who wish to take our services, our doors are open. We will keep announcing our workshops, and if you want to visit us in the clinic, then it's 111911911। और आप या तो कहीं मुझे अर्ली चाइल्डहुड क्लिनिक्स में आप अपॉइंटमेंट दे दें या पेरेंटिंग एजुकेशन क्लिनिक। सो वो आपको, या आप मेरा नाम ले सकते हैं कि डॉक्टर शलीना की क्लिनिक में वो कर दें। सो वो आपको 3 तरीके से आप अपना अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, जाने से पहले एक एडवाइस आप सबकी तरफ से बहुत ज़रूरी है, एंड देन वी विल एंड आवर टेलीकास्ट। डॉक्टर लुमान, अगर आपकी इंटरनेट कनेक्शन का इशू नहीं है तो प्लीज़ कैन यू स्टार्ट, एंड देन वील गो ऑन टू डॉक्टर शलीना एंड मिस समीरा। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा डिसरप्शन हो गया था। जस्ट वांटेड टू से कि मेरे नज़दीक मतलब बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि अच्छा मैं अच्छे पेरेंट हूँ या नहीं। एक दफ़ा शलीना ये जिक्र मुझसे कर रही थी कि ये सवाल बहुत पूछा जाता है, मुझसे भी लोग पूछते हैं क्या हम अच्छे पेरेंट्स हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, तमाम पेरेंट्स अच्छे होते हैं, कोई पेरेंट्स बुरा नहीं होता। तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो, दोनों तरह के पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं वो, और सीख सकते हैं और अपने बच्चों को जिम्मेदार शहरी बना सकते हैं और पुरएतमाद और मजबूत इंसान बना सकते हैं। तो इसमें तब मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो तालीम याफ्ता हों या गैर तालीम याफ्ता वालिदैन, ये स्किल्स सबके पास है और सब सीख सकते हैं और इसे मजबूत कर सकते हैं। शुक्रिया। शलीना, आप प्लीज करिए, स्टार्ट करिए। शलीना। सो मेरी एक सिंपल एडवाइस यही होगी, एडवाइस कह लें या रिकमेंडेशन कह लें, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट गिफ्ट जिसे हम कहते हैं, बच्चे को जो तोहफा हम दे सकते हैं, वो परवरिश और तरबियत का है। और परवरिश और तरबियत जो है वो अच्छी रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग से आती है। सो ये सबसे अनमोल तोहफा है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। सो इफ़ यू आर अ गुड पेरेंट, आपके बच्चे का पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह डॉक्टर लमान ने कहा कि कोई भी पेरेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, हर पेरेंट जो है वो अपने लिहाज से अच्छा और अपने लिहाज से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट का हामिल होता है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप अपनी डेडिकेशन, अपने आप को ज़रूर आईने में देख के एनकरेज करें कि नहीं, आप जो भी कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए वो पूरी डेडिकेशन से कर रहे हैं। और हम सब इस ग्लोबल पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इस वक्त बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की हेल्थ को देखना, फाइनेंसेस को देखना, ये सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। सो पेरेंटिंग सबसे बेहतर तोहफा है, और आप एज पेरेंट जो कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो अपने आप को ज़रूर आज आईने में देख कर कहिएगा कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और इसको कंटिन्यू रखिएगा। अच्छे बुरे वक्त गुजर जाते हैं, पेंडेमिक आकर मैनेज हो जाती है, मगर पेरेंटिंग के इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो अपनी पेरेंटिंग को ज़रूर आप रिस्पॉन्सिव रखिएगा। थैंक यू। मिस समीरा। मेरी तरफ से ये एडवाइस कह लें या सजेशन कह लें, आई डोंट नो आप इसको क्या नाम देंगे, बट हर चाइल्ड अपने में एक इंडिविजुअल है,
और हर चाइल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। पेरेंट्स का ज़्यादातर कंसर्न इसी बात पे रहता है कि कंपेयरिंग बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है, वो सोता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सो लेता है। मतलब हर एक पेरेंट्स के कुछ ना कुछ ऐसे कंसर्न्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल की एक डिफरेंट नीड्स को एड्रेस करते हैं। ऑल पेरेंट्स आर ब्यूटीफुल, और अल्लाह ने अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो इस सोच के साथ कि आप उसके काबिल हैं और आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एनालाइज या किसी से कंपेयर करने से ज़्यादा ये होगा अपने बच्चों को महंगे से महंगे गिफ्ट लाने से बेहतर ये होगा उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। जितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड करेंगे, जितना फ्रेंडली आप उनके साथ रहेंगे, जितना ओपननेस आप उनके साथ रहेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा कोई वेकेशन और कुछ हो ही नहीं सकती। सो स्पेंड गुड टाइम विद योर चिल्ड्रंस एंड एवरी पेरेंट्स आर ब्यूटीफुल। And with that, we conclude our parenting session for today. We thank all of our specialists. Thank you so much for taking out your time और हमारे साथ अपनी expertise share करने का. Thank you, Dr. Shalina, for arranged this. Before ending this, we would like to say कि हमारी ये continuing series रहेगी अब parenting के ऊपर. So don't get disheartened if you feel कि मेरी query address नहीं हुई. And with this, we will say Allah Hafiz to all of our audience now. Thank you so much, everyone. Good night. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.